राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तात्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती हैं। इस काल में क्या अधिकतर रासो साहित्य रचे गए आदिकाल में, और आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो ही रासो साहित्य की भी प्रवृत्तियां हैं। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, और जो आदिकाल में जो जैन साहित्य लिखा गया वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित व परिवर्धित हुए, तथापि उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना समीचीन प्रतीत होता है। जो रासो साहित्य की प्रवृत्तियां हैं वो ही आदिकाल की प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहली प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। जो आदिकाल में जो रचनाएं रची गई उनमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया है। चरित नायक, रासो साहित्य के चरित नायक ऐसे व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तात्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो साहित्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिन सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। मतलब चारण कवियों ने इसमें बहुत ज़्यादा कल्पना की प्रधानता कर दी है, काल्पनिक चीज़ों का वर्णन कर दिया है, जिससे ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया है। अगली प्रवृत्ति आती है युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो भी कुछ कहा गया वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। मतलब उस समय जो भी चारण कवि थे वो साथ में अपने जो आश्रयदाता थे, राजा थे, उनके साथ युद्धों पर भी जाते थे और खुद भी वहाँ पर युद्ध किया करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो भी हाल सुनाया है वो आंखों देखा हाल है, वास्तविक अनुभूति है उनकी। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशा और क्रियाकलापों का भी सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने सिर्फ युद्ध का ही वर्णन नहीं किया है, जबकि उनकी जो मनोदशा है, उनके मन में क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्रियाकलाप होते थे, उन सब का सुंदर वर्णन किया गया है। इन प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। उस समय की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि युद्ध होते रहते थे, अतः ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजा को रहती थी कि जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करे। राजाओं को भी ऐसे कवियों की जरूरत पड़ती थी कि वो योद्धाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें युद्ध के लिए। तो चारण कवि वह आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार।
तो ये जो वाक्य बोले थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारण कवियों के लिए बोले थे। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी गई है। पृथ्वीराज रासो में जो युद्ध वर्णन हुए हैं वो बहुत ही वीरतापूर्वक उसमें दर्शाए गए हैं। तीसरा आता है प्रामाणिकता में संदेह। जो प्रामाणिकता है उस समय की रचनाओं की, आदिकालीन जो रचनाएं हैं उनमें संदेह है। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको पूरे ग्रंथ को ही जाली बताया है। इसी प्रकार खुमान रासो परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया इसका निर्णय कर पाना कठिन है। मतलब जो मूल कवि ने जो रचना रची और बाद के लोगों ने उस रचना को दोबारा लिखा तो उसमें यही नहीं पता कि पहले क्या चीज़ थी और बाद में क्या जोड़ी गई। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होते रहते हैं। तो ये माना गया है कि रासो काव्य समय समय के हिसाब से जब बाद में जैसे जैसे रचनाएं करवाई गई उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहा है, तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता में भी संदेह माना जाता है। चौथा आता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। जो आदिकालीन जो साहित्य था उसमें वीर रस की और श्रृंगार रस की अत्यधिक प्रधानता थी। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रासों का समावेश हुआ है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो जाती है। युद्धों का वर्णन किया है तो वीर रस तो अपने आप ही होगा वहाँ पे। वीरों के मनोभाव एवं उद्यम उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्म स्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शैली प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों के से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। उस समय जो युद्ध हैं वो राजकुमारियों से विवाह के लिए भी लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णन का समावेश भी किया गया है, तो उसमें श्रृंगार रस को भी उन्होंने प्रधानता दी है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नखशिख परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वयसंधि व षट ऋतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है। तो इस तरह से उसमें वीर रस और श्रृंगार रस, क्योंकि राजकुमारियों के लिए लड़े जाते थे उस समय के युद्ध, तो उसमें वीर रस तो है ही है क्योंकि युद्ध हो रहे हैं, और श्रृंगार रस का वर्णन भी किया है। आगे पांचवा आता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो उस समय के जो चारण कवि थे वो जिसके आश्रय में रहते थे जिन राजाओं के, वो उनका वर्णन करते थे। तो रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते हैं। जितने भी रासो ग्रंथ हुए हैं उनके रचयिता कौन है? चारण कवि। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य माना। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। ये तो होगा ही, जिस राजा के वो आश्रम में रहते हैं उसकी प्रशंसा करेंगे, और जो प्रतिपक्ष का जो राजा है उसकी हीनता को दर्शाएंगे। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा पर काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताया है। प्रत्येक दृष्टि में उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो जो रचनाएं हैं वह प्रशंसापरक हैं, मतलब उसमें सिर्फ राजा का ही प्रशंसा की गई है, और उन्होंने अपने जो नायक हैं उनको राम, कृष्ण, युधिष्ठिर इनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है।
अगली विशेषता आती है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु स्वदेशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे, अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में भी कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं का पद दलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए परतंत्र न रहना पड़ता। उस समय के जो राजा थे वो क्या करते थे, छोटे छोटे 20-25 गांव हो गए, उनका एक समूह, उसे ही राष्ट्र समझते थे वो। तो संकुचित राष्ट्रीयता थी, मतलब जगह जगह छोटे छोटे राजा होते थे, वो अपने उन गांवों को ही अपना अलग राष्ट्र मानते थे। आगे आता है कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। मतलब जो चारण कवियों ने रचनाएं रची वो कल्पना प्रधान अधिक है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। मतलब इन्होंने जो उसके नायक हैं वो तो ऐतिहासिक ले लिए हैं, पर इतिहास का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। सब चीज़ की कल्पना कर डाली है, मतलब घटनाएं भी काल्पनिक कर दी हैं, नामावली भी काल्पनिक कर दी हैं, और जो समय है वो भी काल्पनिक मान लिया है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीरगाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। आगे आता है विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है और न पूर्ववर्ती, न इससे पहले मिलती है न बाद में मिलती है। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पद्दरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि। यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये जो पॉइंट है ना, जो अंडरलाइन किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, और छंदों का सम्राट चंद्रवरदाई को, जिसकी रचना इन्होंने की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि रासों में जिन छंदों की जो प्रयोग हुआ है छंदों का, वो श्रोता के चित्त में, मतलब जो सुन रहा है काव्य को, उसके चित्त में, इसके हृदय में एक नवीन कंपन उत्पन्न कर देते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें जो भाषा प्रयोग हुई है वह आधुनिक हिंदी से बहुत अलग थी। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो साहित्य में किया उसे डिंगल नाम दिया गया। जो राजस्थानी शब्द थे और अपभ्रंश वाले शब्द थे
उनको जो मिला के जो रूप हुआ उसे तो डिंगल कहा जाता है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश, उस समय की जो अपभ्रंश थी और ब्रज भाषा से मिलकर जो बनी हुई भाषा थी, उसको पिंगल कहा गया, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में मिलता है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। मतलब वीर रस के जितने भी काव्य रचे गए हैं वह डिंगल और पिंगल भाषा में ही किए गए हैं। अनुस्वरांत प्रवृत्ति एवं द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। अनुस्वरांत प्रवृत्ति और द्वित्व वर्ण जितने भी हैं उसकी प्रधानता इनमें रही है, क्योंकि वीर रस में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी इस काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। अगला आता है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षिताओं के से काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्राय सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकार की प्रधानता रही है। इन अलंकारों की इसमें प्रधानता रही है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आदिकालीन जो रासो साहित्य था उसकी जो प्रवृत्तियाँ थीं वह तत्युगीन परिस्थिति की देन है। मतलब उस समय की जो परिस्थितियाँ रहीं उसी के अनुसार रही हैं। जहाँ तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने में बेजोड़ है, क्योंकि जो चारण कवि थे वो तो थे ही इतने प्रतिभाशाली कि अपनी रचनाओं में इतना भावपूर्ण और वीरतापूर्वक वर्णन करते थे। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णात्मकता, भावव्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। तो इस तरह से आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थीं वह रहीं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे दोस्तों।